दोस्तों एमसीक्यूएस ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के आज के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम मेक श्योर करेंगे कि इसमें सिर्फ वो एमसीक्यू डिस्कस किए जाएं जिनका एक बार फिर से दोबारा से मतलब एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस है, जिनका रिपीट होने का बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो वही क्वेश्चंस, वही एमसीक्यू यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बगैर किसी फर्दर डिले के चलिए आपकी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका टाइम काफी ज्यादा प्रीशियस है। आपके एग्जाम्स को अभी काफी कम दिन बचे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड? ऑप्शन कलकत्ता, मद्रास, लाहौर, बॉम्बे। तो देखो, ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बहुत सारे मतलब कॉन्जिक्यूटिवली ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले कि मैं आंसर करूं, आप इसको आंसर मार्क करें और आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, मैं एमसीक्यू के साथ साथ में आपके जो चारों ऑप्शन होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि पूरे टॉपिक को जो है वो आप जिस टॉपिक पे आपको पूछा गया है उस पूरे टॉपिक को आपको रिवाइज कराया जाए। तो पूर्ण स्वराज असल में पूछा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज किस सेशन में डिक्लेयर हुआ था। तो पहली बात तो ये कि जो पूर्ण स्वराज है, आपका पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्या होता है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है। तो स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल। सो नाउ अगर असल में क्या होता है कि स्वराज के थ्रू, पूर्ण स्वराज के थ्रू ये एक ऐसा सेशन है जिसको लॉन्च किया गया था और जिसके जरिए से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको स्टार्ट किया था। आईएनसी ने स्टार्ट किया था पूर्ण स्वराज को। कब स्टार्ट किया था? 19 दिसंबर 1929 में इसे स्टार्ट किया गया था। तो क्यों स्टार्ट किया गया था? इसके जरिए से उन्होंने क्या काम करना कर दिया था? कन्विंस करना शुरू कर दिया था। स्टार्टेड टू कन्विंस एवरी इंडियन। ठीक है, एवरी इंडियन टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है। तो हाँ, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है वो इन्होंने, कांग्रेस ने कन्विंस करना शुरू कर दिया सभी इंडियंस को। तो ताकि ब्रिटिशर्स को इंडिया के बाहर फेंक दिया जाए, तो ये इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो लाहौर सेशन में इसके असल में ये कब किया गया था? इसके लाहौर सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर सेशन जो हुआ था, लाहौर सेशन अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, नेहरू जी के प्रेसिडेंटशिप के दौरान इसे लॉन्च किया गया था। तो 26 जनवरी 1930 को ये कंप्लीटली डिक्लेयर किया गया था। 26 जनवरी 1930 को ये डिक्लेयर किया गया था, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज डे। तो इसे मनाया गया था पूर्ण स्वराज डे के तौर पे 26 ऑफ जनवरी को मनाया गया था। ठीक है। तो ये है इसके बारे में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? The system of communal electorate was so the system of communal electorate in India was first introduced by the option A Indian Councils Act of 1892, option B Montague's Chelmsford Reform of 1919, option C Government of India Act 1935, Parliamentary Reforms 1909। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट जो है वो ये किसने स्टार्ट किया था? सबसे पहले बात तो मैं आपको यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं। लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ माय पेन।
ओके, सो यस, यस। तो असल में जो सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट है, ये क्या था, ये इट वाज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो इसके अंडर क्या क्या बताया जा रहा था कि मुस्लिम्स को जो है वो मुस्लिम लीडर्स को इलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, वोट करना चाहिए, इलेक्ट करना चाहिए मुस्लिम्स को, मुस्लिम इलेक्ट को जो है वो करना चाहिए, ठीक है। अब जो लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड मिंटो लॉर्ड मिंटो वाज द लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ओके, तो लॉर्ड मिंटो वाज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो उसके बाद मैं अगर बात करूं तो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स 1909 का क्या था, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स इन 1909 में, इन्हें हम क्या कहते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो देखो, मॉन्टेग्स क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म को जो है वो कब किया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ऑप्शन बी है मॉन्टेग्स क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म का, अगर हम बात करें तो इसका बेसिस क्या था, बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे जुलाई 1918 में स्टार्ट किया गया था। अच्छा, मॉर्ली मेंटो के बारे में अब मैं बता रहा था आपको। तो मॉर्ली क्या था, नहीं, पहले मोंटेक की बात पहले कंप्लीट करते हैं। तो मोंटेक को क्या कहा जाता था, मोंटेक को सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया। और क्लेम्सफोर्ड को क्या कहा गया था, क्लेम्सफोर्ड को कहा जाता था वाइस रॉय, ठीक है, वो वाइस रॉय था। तो मोंटेक्स क्लेम्सफोर्ड, ठीक है, रिफॉर्म, इसे, अब इसका मकसद क्या था, इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था डायरकी, ठीक है। दोनों ने मोंटेक्स क्लेम्सफोर्ड के रिफॉर्म के जरिए से क्या किया था, डायरकी जो है वो डायरकी सिस्टम 1919 में अडॉप्ट किया था, ये किया था। तो इन्होंने जो है वो डायरकी का क्या मतलब था कि इन्होंने मतलब डिवाइड किया था गवर्नमेंट को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस पे, मतलब आपका एक तरह का एक नेशनल लेवल पे रहेगा और दूसरा आपका लोकल लेवल पे रहेगा, दैट वाज नोन एज आपका डायरकी, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, मैंने यहाँ पे बात करी, सॉरी, नॉट नॉट 1900, इट वाज ऑप्शन सी की अगर हम बात करें। ऑप्शन 3, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइलस्टोन टुवर्ड्स द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, ठीक है, माइलस्टोन एक्चुअली, माइलस्टोन टुवर्ड्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चीज कही जाती थी, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द अल्टीमेट एम ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। तो सॉल्ट सत्याग्रह का एम, अल्टीमेट मकसद क्या था, इस ऑप्शन को यहाँ पे पढ़ते हैं। सॉल्ट सत्याग्रह वाज, अगर मैं सॉल्ट सत्याग्रह की बात करूं तो ये क्या था, ये एक मास सिविल सिविल डिसओबीडियंस कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, मूवमेंट जिसको इनिशिएट किया था किसने,
श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी ने फादर ऑफ द नेशन ने इसे इनिशिएट किया था। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स, ठीक है, अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स जो ब्रिटिशर्स ने लगाया था, ठीक है, अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स जो ब्रिटिशर्स ने लगाया था। कब लगाया था? मार्च 12 ऑफ मार्च 1930, ठीक है। अब ये जो साल्ट सत्याग्रह फादर ऑफ द नेशन श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी ने ये जब स्टार्ट किया था और उनके साथियों ने ये स्टार्ट किया था, ये कहां से शुरू हुआ था? ये साबरमती, याद रखिएगा, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। तो ये एंड कहां पे हुआ था? डांडी, ठीक है। डांडी क्या है? कोस्टल एरिया है। कहां का? कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात, ठीक है। तो अब सिविल डिसोबीडियंस के बारे में भी कुछ, सॉल्ट डिसोबीडियंस के बारे में कुछ और फैक्ट्स यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे और लिखते हैं। तो इसका क्या था? रिपेल ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है। ये है इसका आंसर, ऑप्शन ए। अब अगर मैं बात करूं तो बोलता है कि सबसे इनकी मेजर जो 3 डिमांड थी, सबसे पहले एक था कि भाई नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन रायत वेरी एरियाज, ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन रायत वेरी एरियाज। दूसरी डिमांड क्या थी? दूसरी डिमांड थी दूसरी जो सॉल्ट था, वायलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है, वायलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड ज्योतिबा फुले's सत्यशोधक अटेम्प्ट इन द लास्ट सेंचुरी? तो देखिए, सत्यशोधक समाज क्या था, ये अटेम्प्ट टू द लास्ट सेंचुरी, ये क्या था? देखो, सबसे पहले सत्यशोधक समाज को क्या कहा जाता था? सत्यशोधक समाज को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समाज को क्या कहा जाता है? ट्रुथ सीकर सोसाइटी, ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी, ओके। इसे ट्रुथ सीकर सोसाइटी कहा जाता था। और ये एक रिफॉर्म था, ठीक है। इसका फाउंडर कौन था? ज्योतिबा फुले जी इसकी ऑब्वियसली फाउंडर थी, ठीक है। और उन्होंने इसको स्टार्ट किया था पुणे में, इसको स्टार्ट किया था पुणे में साल 1873 में, 24 सितंबर 1873 में उसे स्टार्ट किया था। अच्छा, इसका मकसद क्या था? कि इट्स टू एजुकेट एंड इंक्रीज द सोशल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ अनप्रिविलेज्ड ग्रुप्स, ठीक है। जो अनप्रिविलेज्ड ग्रुप्स है, अनप्रिविलेज्ड ग्रुप्स को क्या चीज प्रोवाइड कराना? सबसे पहले एम्पावर कराना, किसके थ्रू? मिशन ऑफ, मतलब एम्पावर कराना, मिशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। उसके अलावा और क्या क्या? सोशल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, सोशल राइट्स ओके। फॉर एग्जांपल, स्पेशली इन्होंने जोर किस पे दिया था? वुमेन के लिए दिया था, पीजेंट्स के लिए दिया था, और दलित्स के लिए दिया था, ठीक है। तो ये था इनका ऑप्शन। अब ऑप्शन 4 में से, मतलब आप यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन कौन सा आंसर है? To liberate the lower caste from hypocrisy, Brahmanas and tyrannical scripts attacking the caste system, to lead the anti-landlord and anti-Mahajan of Satara, separate representation of untouchables। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे to liberate the lower caste and hypocrisy, तो ये है यहाँ पे जो है वो इधर इस चीज को हम ये तो नहीं है, ऑप्शन बी तो नहीं है, सी तो नहीं है,
ठीक है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनटचेबल। तो ऑप्शन ए इज द मोस्ट प्रोबेबल एंड मोस्ट मतलब राइट आंसर। ठीक है, ओके। इन विच फॉलोइंग मोमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक यूज ऑफ फर्स्ट हंगर स्ट्राइक एज वेपन। तो महात्मा गांधी जी ने कौन सी नीचे दी गई ऐसी स्ट्राइक को पहला अपना हंगर स्ट्राइक माना लिया, कौन सी ऐसी मोमेंट को गांधी जी ने अपना पहला वेपन एज लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखो, सबसे पहली तो मैं आपको ये चीज बताऊं कि इसका आंसर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ही है। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, मिल स्ट्राइक 1918, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। तो इसमें क्या था, डिस्प्यूटेड वर्कर्स और डिस्प्यूट किसके बीच में था, वर्कर्स ऑफ मिल एंड देयर ओनर्स, और उनके मालिक का। ठीक है, अब देखो असल में जो वर्कर उनको क्या किया गया था कि जो टेक्सटाइल मिल्स होती थी, असल में टेक्सटाइल मिल्स के वर्कर्स थे, उनको राइट नहीं दिया जाता था अहमदाबाद में। इकोनॉमिक जस्टिस उनके साथ नहीं होता था। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो उन पे बहुत जुल्म होता था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अब देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या थी जो 1920 से लेकर 22 के बीच में चली। व्हाट वाज दिस। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, इसका मकसद ये था कि गवर्नमेंट के सभी इंस्टीट्यूट्स को, सभी चीजों को बाइकआउट किया जाए। ठीक है, बॉयकॉट किया जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, कोर्ट्स को, गवर्नमेंट सर्विसेज को, फॉरेन गुड्स को, सभी चीजों को जो है वो बाइकआउट किया जाए। इसको हम कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ऑप्शन टू की, तो रॉबर्ट सत्याग्रह का मकसद क्या था। रॉबर्ट सत्याग्रह मकसद क्या था असल में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था, उसमें मतलब इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1919 में। ठीक है, जिसमें उनको जिसने उनको क्या दिया था, राइट दिया था किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने का। मतलब किसी भी वक्त, कहीं पे भी, किसी भी के वक्त आप किसी आदमी को अरेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी ट्रायल। ठीक है, टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट ट्रायल। ठीक है, तो रॉबर्ट सत्याग्रह का मतलब यही था कि भाई ब्रिटिशर्स को ब्रिटिशर्स ने एक लॉ पास किया था, जिसके जरिए से उनको ये ताकत मिली थी, जिनको उनको ये पावर मिली थी कि वो किसी भी पर्सन को, किसी भी आदमी को उठा के जो है वो जेल में डाल दिया जाता था। तो हमारे गांधी जी ने इस चीज को अपोज किया, इस चीज को ऑब्जेक्ट किया। तो और इसका नाम क्या क्या नाम दे दिया, रॉबर्ट सत्याग्रह। ठीक है, ओके, इसको नाम दे दिया रॉबर्ट सत्याग्रह। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फॉर्म्ड द साइमन कमीशन वाज फॉर्म टू रिव्यू। तो इसको किस चीज को के लिए रिव्यू करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं आप, लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, फिटनेस रिफॉर्म्स, पोजीशन ऑफ द वॉइस रॉय, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे ये देख सकते होंगे दोस्तों, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप इस चीज को खुद देखा करें। इट्स नॉट मैंडेटरी कि मैं हर एक क्वेश्चन में आपको रिपीट करूँ किस में आया है किस में नहीं आया है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट ओवर हियर, मैंने आप यहाँ पे नोट डाउन किया है। असल में जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन की अगर बात की जाए तो साइमन कमीशन क्या थी, ये स्टैट्यूटरी कमीशन थी। कमीशन थी जिसको हेड किया गया था किसके द्वारा, विच वाज हेडेड बाय जॉन साइमन। ठीक है, जिसको जॉन साइमन ने हेड किया था, एंड 7 इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन इन 19 ऑन February 3rd
1928। ठीक है, तो असल में ये जो साइमन कमीशन था, ये क्या था, ये एक तरह का सेटअप था ब्रिटिशर्स का टू इंक्वायर, मतलब उनको इंक्वायर करना था, किस चीज को इंक्वायर करना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मतलब इंक्वायर करना था, उसके लिए ये साइमन कमीशन को जो है वो फॉर्म किया गया था। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द साइमन कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं आएगा, पोजीशन ऑफ द वॉइसरॉय नहीं आएगा, फिटनेस टू इन इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म, तो लेजिस्लेचर इन इंडिया जो इन्होंने मतलब जो इन्होंने लॉ पास किया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसको रिव्यू करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which one of the following pairs contributed significantly to integrate the principal states to the Indian Union? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, किसने, कौन ऐसे आदमी थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया प्रिंसली स्टेट्स को जो है वो क्या करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए इंडियन यूनियन में? ऑप्शन ए है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी सरदार पटेल, वीपी मेनन। ऑप्शन सी सरदार पटेल एंड महात्मा गांधी। ऑप्शन डी सरदार पटेल एंड के एम मुंशी। तो देखो यार, असल में अगर बात की जाए तो जो आपका कौन था, जो आपके यहाँ पे अगर बात की जाए तो लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर। पहली बात तो ये कि भाई 1892 में दादाभाई नारोजी ने क्या किया था, एक लिबरल पार्टी लॉन्च की थी, जिसमें 1892 में, ठीक है, 1892 में, तो दादाभाई नारोजी को क्या कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि अनऑफिशियल एम्बेसडर भी बोलते हैं इंडिया का, इंडिया का क्या बोलते हैं हम उन्हें, अनऑफिशियल एम्बेसडर। तो यहाँ पे मेरे पेन की थोड़ी सी कलर चेंज हुई है। सरदार पटेल, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, which one of the following contributed significantly to integrate princely states into Indian Union? Option A सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी सरदार पटेल एंड वीपी मेनन। सरदार पटेल एंड महात्मा गांधी। सरदार पटेल एंड के एम मुंशी। तो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, ये जेकेएसएसबी के, सॉरी, जेकेएसएसबी के भी आया होगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया था। तो अब मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा कि दैट वाज कि किसने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, which of the following pairs contributed significantly to integrate the princely states into Indian Union? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये आंसर हो जाता है आपका। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंदा सरस्वती जी was the original name of स्वामी दयानंद सरस्वती was, तो ओरिजिनल नेम का जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, उनका नाम, ओरिजिनल नाम क्या था? अभी शंकर था, गौरी शंकर था, दया शंकर था, या फिर
मूल शंकर था। तो इसका आई होप आप लोगों को जो है वो पता होगा कि इट इज वेरी इजी एंड इट इज वेरी कॉमन। इसको हम बोलते हैं मूल शंकर बोलते हैं, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को क्या बोलते हैं? मूल शंकर बोलते थे। और अगर हम बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहाँ पे पैदा हुए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी 1824 के कहाँ पे? गुजरात, गुजरात के टंकारा में पैदा हुए थे। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 30, 1833। कहाँ पे हुई थी? अजमेर में, अजमेर राजस्थान, ठीक है। तो आई होप दिस मच इज सफिशिएंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्वामी दयानंद सरस्वती sorry, the Swadeshi movement was launched by was launched, option A, as a protest against division of Bengal with the view to improve the economic condition of the people of by encouraging the consumption of Indian goods. Option C, as a protest against the massacre of Indian people at Jallianwala Bagh. ऑप्शन डी है आपका ड्यू टू फेलियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश टू इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो देखो, अगर हम बात करें तो अगस्त 7 1905 में 1905 में क्या हुआ था कि कलकत्ता में मीटिंग होती है। कलकत्ता में एक मीटिंग होती है, किसके रिगार्डिंग मीटिंग होती है? फॉर द पासिंग, मतलब एक रेजोल्यूशन पास कराने के लिए। तो किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन, वाइसराय ऑफ इंडिया। कौन थे वो? वाइसराय ऑफ इंडिया थे। तो उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया कब? 1905 में। अब जब इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉन्च किया और उसी के ऊपर फिर जो है वो इस चीज को इसको लॉन्च किया गया, स्वदेशी मूवमेंट को जो है वो लॉन्च किया गया। स्वदेशी का मतलब क्या होता था कि भाई अपने देश के अंदर जो चीज बन रही है खाली उसका यूज करो, बाकी सारी सारी फॉरेन चीजों को जो है वो बायकॉट कर दो, ठीक है, बायकॉट कर दो। सभी ब्रिटिश गुड्स को जो है वो बायकॉट करो, ठीक है। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बायकॉट करो, ब्रिटिश के गवर्नमेंट जॉब्स को जो है वो बायकॉट करो, ब्रिटिश के रेलवेज को बायकॉट करो। हर एक चीज को बायकॉट करने के लिए नारा दिया गया था। उसके बाद है आपका ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the main reason for the split of Indian National Congress in 1907 was, तो क्या था, क्या रीजन था? The main reason for the split in Indian National Congress in its Surat session 1907 was, ऑप्शन ए है आपका द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन बी है आपका रेजोल्यूशन ऑफ स्वराज स्वदेशी एंड दिस वन, ऑप्शन सी है आपका रेजोल्यूशन ऑफ स्वराज, और ऑप्शन डी है आपका रेजोल्यूशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखो यार, सबसे पहले अगर इसके पीछे एक थोड़ी सी हिस्ट्री है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। जो मेन रीजन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्प्लिट था, आईएनसी का जो स्प्लिट था, काफी फेमस स्प्लिट माना जाता है, उसको हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं, सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। और ये हुआ था, एक सेशन हुआ था 1907 में। जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के थ्रू, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट के जो है वो जरिए से ये एक सेशन होना था। अब मॉडरेट्स जो थे, मॉडरेट्स में आपको नाम भी पता होने चाहिए, मॉडरेट्स में याद रखिएगा, मॉडरेट्स में आपके कौन थे? जो थे आपके
कृष्ण गोखले, ठीक है, कृष्ण गोखले वो इसको लीड कर रहे थे। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि भाई सेल्फ गवर्नेंस को अचीव किया जाए। किसके जरिए से? बाय मींस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस को अचीव किया जाए किसके जरिए से? बाय मींस ऑफ बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मींस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मींस जैसे कि आपका बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मींस जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मीन या ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, ठीक है, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, ठीक है, या फिर आपका डायलॉग विद द ब्रिटिश अथॉरिटीज। तो लेकिन असल में ऑन द अदर हैंड जो एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट को जो है वो कौन लीड कर रहे थे? लाला लाजपत राय, उसके अलावा लाल बाल पाल। तो ये आ गया लाला लाजपत राय। तो बाल क्या है? बाल गंगाधर तिलक जी थे। और उसके बाद पाल कौन थे? चंद्रपाल, ठीक है। अब ये एक्सट्रीमिस्ट थे, ये डिससेटिस्फाइड थे मॉडरेट्स की डिमांड से। ये बिलीव नहीं करते थे कि भाई हम आराम से चीजों को सॉर्ट आउट करें। ये डायलॉग पे और इन चीजों पे यकीन नहीं रखते थे। इनका ये मकसद था कि हमने बाय हुक और बाय क्रूक, मतलब बाय फोर्स, हमने क्या चीज करना है? हमने एजिटेशन करनी है, प्रोटेस्ट करने हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, बाइकआउट करना है, ठीक है, बाइकआउट करना है। और डायरेक्ट एक्शन रूल जो है वो हमने अपना स्वराज हासिल करना है, दैट इज सेल्फ रूल, स्वराज हमने हासिल करना है। ये इनका मकसद था। असल में इन दोनों के बीच में टेंशन कब राइज हुई? दिसंबर 1907 में। कहां पे? सूरत सेशन में। अब असल में ये क्यों हुआ था? एक्सट्रीमिस्ट का मकसद ये था कि उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करना था डिमांडिंग मोर एग्रेसिव मेजर्स। लेकिन मॉडरेट्स का क्या था कि वो एक कंजर्वेटिव एजेंडा हम रखते हैं, ठीक है, जिसमें अब उन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ। एक तरफ से जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि हम रेजोल्यूशन पास करते हैं, हम एग्रेसिव मेजर्स लेते हैं और जो स्ट्रिक्ट मेजर हो सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वो ले सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो मॉडरेट्स हैं वो क्या बोल रहे हैं कि भाई हमें आराम से नहीं बोलना, हमें प्यार से नहीं बोलना, हमने प्यार की भाषा नहीं बोलनी, हमने प्रोटेस्ट करना है, हमने एजिटेशन करना है और इन चीजों से जो है वो ये चीजें करनी है। तो इसी चीज के कन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ था आपका सूरत स्प्लिट, आपका जो है वो कांग्रेस का जो सॉरी आपका कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत स्प्लिट जो है वो हुआ था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। तो यहाँ पे रीजन क्या बताया जा रहा है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, रेजोल्यूशन ऑफ दिस रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका which of this battle provide decisive in एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। तो कौन सा बैटल है जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के बीच में जो है वो डिसाइसिव प्रूव हो गया? तो देखो इस बैटल को, असल में ये जो बैटल था ना दोस्तों, ये बैटल 7 ईयर लॉन्ग चला था, मतलब 7 सालों तक ये लगातार चला था, ठीक है, लॉन्ग वार, जो 1756 से लेकर 63 के बीच में चला। किस किस के बीच में? फ्रेंच एंड किसके बीच में? फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। इन द बैटल ऑफ वांडीवाश 22 ऑफ जून, सॉरी 22 ऑफ जनवरी 1756। तो बैटल ऑफ वांडीवाश काफी ज्यादा फेमस ये बैटल माना जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो ये चीज आपको याद रखने की है, बैटल ऑफ सिरी
श्रीरंगापट्टनम, बैटल ऑफ चिलनवाला, बैटल ऑफ असाई। तो अगर हम इनके बारे में बात करें दोस्तों, तो इनके बारे में क्या चीज, कुछ और फैक्ट्स यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। देखो जो आपका ऑप्शन डी है ना, बैटल ऑफ सेरी सेरिंगापट्टनम, ये कब हुआ था? 1799 में हुआ था। पहली बात तो ये एक बहुत बड़ा वॉर था, डिसाइसिव बैटल हुआ था, जो ये इसको हम बोलते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। ठीक है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार बोलते हैं। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था? ब्रिटिश के बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में? एंड किंगडम ऑफ मैसूर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या हुआ था? किंगडम ऑफ मैसूर में कौन कौन था? असल में ब्रिटिशर्स ने, असल में ब्रिटिश ने क्या किया था? ब्रिटिश ने टाई अप किया था, साजिश की थी मराठास के साथ और निजाम ऑफ हैदराबाद से। तो मराठा के साथ मिलके, मराठास के साथ मिलके, निजाम ऑफ हैदराबाद किसे मिलके, तो इन्होंने क्या काम किया था? टीपू सुल्तान को, टीपू सुल्तान के अगेंस्ट इन्होंने ये साजिश रची थी और ये उन्होंने जंग लड़ी थी उनके बीच में। तो यहां पे इन्होंने क्या काम किया था कि भाई टीपू सुल्तान को उन्होंने बहुत ही ड्रेडली डिफीट किया था और जो मारे ये थे इस वार में। ठीक है, जो यहाँ पे इनकी डेथ, मतलब ये मर गए थे, वाज किल्ड इन दिस बैटल। तो ये जो यहाँ पे जो बैटल था, इट मार्क्ड द एंड ऑफ, मार्केट यहाँ पे ये चीज भी याद रखना, इट मार्क द एंड ऑफ मैसूर किंगडम। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज करता हूँ, मुझे थोड़ा इरेज करने दीजिए। यहाँ पे लेट मी जस्ट इरेज दिस यहाँ पे, तो सो दैट आई विल बी एबल टू राइट मोर ओवर हियर। ओके, तो बैटल ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ चलन वाला, बैटल ऑफ चलन वाला, इसको हम बोलते हैं 1849। ठीक है, तो इसे कब फॉर्ट किया गया था? 13 जनवरी 1849 में। ठीक है, याद रखिएगा। इसको हम बोलते हैं सेकंड एंग्लो सिख वार। ऑप्शन सी, बैटल ऑफ चिलन वाला। तो ये किसके बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर। ठीक है, ओके। तो उसके बाद अगर हम बात करें बैटल ऑफ आसियाई, बैटल ऑफ आसियाई असासाई 1803 में हुआ था, 23 सितंबर को। ठीक है, इसको ड्यूरिंग सेकंड एंग्लो मराठा वार। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लेड बाय अथुर वेल्सले, ठीक है, वर्सेस था ये मराठा कॉन्फेडरेसी। तो मराठा वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ये जो है वो ये लड़ी गई थी वार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी was ceased to have trading rights, was completely removed by British?
गवर्नमेंट। तो कौन से साल में, क्या कह रहा है कि कौन से साल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने के जो कंप्लीट ट्रेडिंग राइट्स थे उनको जो है वो रिमूव किया गया था। तो ऑप्शन ए इज 1838, ऑप्शन बी इज 1858, ऑप्शन सी इज 1875, ऑप्शन डी इज 1880। ईस्ट इंडिया कंपनी ceased to have trading rights and was completely removed by the British government in कौन से साल में? तो देखो पहली बात तो ये कि अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे क्या हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 1800। वेट अ मिनट। ईस्ट इंडिया कंपनी was ceased to have trading rights and completely removed by the British government। तो इसका आंसर हो जाता है 1834। 1834 अगर हम बात करें, जो इसकी कमर्शियल मोनोपोली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी वो ब्रोक कब हुई थी? 1813 के। इन ऑप्शंस के बारे में आई वाज नॉट श्योर, दैट्स व्हाई मैं अब जो है वो आपको डेट बता रहा हूँ कि वो ब्रोक हुई थी 1813 में, और 1834 ऑनवर्ड्स वाज मेरली ए मैनेज, मतलब एक जस्ट लाइक एक मैनेजिंग एजेंसी थी, ठीक है। तो इट वाज डिप्राइव्ड ऑफ द रोल आफ्टर इंडियन म्यूटिनी यहाँ पे जब हुई थी। तो ये टिल 1873 तक एग्जिस्ट तो हुई, लेकिन उस तरह का दबदबा और रोब इसका तब नहीं था, ठीक है, तब नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following was associated with the suppression of ठगे? तो कौन था सप्रेशन ऑफ ठगे के यहाँ पे जनरल हेनरी, ये यहाँ पे आप चार नाम देख सकते हैं। तो which one of the following was associated with the suppression of ठगे, THUGEE? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विलियम हेनरी सील्समैन। विलियम हेनरी, इनका नाम भी जो है वो विलियम सील्समैन, ठीक है, विलियम हेनरी सील्समैन जो है वो बताया जाता था। असल में सेपरेशन ऑफ ठगे का मकसद क्या था? ये जो विलियम हेनरी सील्समैन था, ही वाज ब्रिटिश ऑफिसर, ठीक है, इंडिया में। तो उसका वर्क जो है वो काफी ज्यादा माना जाता था। जो असल में उनने काम किस चीज पे किया? जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मर्डर और बाकी चीजें थी, ठीक है, रिलीजियस रिचुअल्स की। तो सील्समैन ने उन चीजों को थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ कंट्रोल करने के लिए ये चीज की थी, ठीक है। तो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट द टुडे सेशन ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आप कुछ तो लेके गए होंगे इस वीडियो से। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो आप हमें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा लोगों के साथ हो सकता है उतना ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए, मुझे अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।